हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में साइंस के फिजिक्स में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ना। इसमें क्या है कि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसमें जो जो चीज आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और यह जो वीडियो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, दोनों के लिए है ना। मतलब मैं क्या करूंगा कि मैं इंग्लिश में भी बात करूंगा और मैं हिंदी में भी बात करूंगा। ठीक है, और इस पर जब मैं आपको लेक्चर देता रहूंगा तो आप एक काम करिएगा कि आप ना नोट्स बनाते हुए भी साथ में चलिएगा। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये हो गया, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। तो पहले चूंकि ये चैप्टर का नाम है तो आगे टॉपिक को समझने से पहले हम लोग चैप्टर को समझेंगे कि हाँ, चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत से आप क्या समझते हैं, है ना, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे बात है इलेक्ट्रिसिटी की, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो आपका है, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग दैट इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वन टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो संबंध है, द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द स्टैटिक चार्ज एंड द मोशन ऑफ द चार्ज। विद्युत का जो संबंध होता है वो स्थिर आवेश से होता है और गतिमान आवेश से होता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द वन टाइप ऑफ एनर्जी। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द रिलेटेड टू द स्टैटिक चार्ज एंड द मोशन ऑफ द चार्ज। विद्युत जो है वो स्थिर आवेश से और गतिमान आवेश से संबंधित होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है। इट इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर हम इसका छोटा सा एग्जांपल ले लें तो सपोज करिएगा, मैंने एक वीडियो में और डिस्कस किया है इन चीजों को, क्लास 12th के वीडियो में फिजिक्स में। तो मैं आपको एक बार मैं और डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में आप ये समझ लीजिए, सपोज यू हैव अ कॉम, आपके पास एक कंघी है, आपने हेयर में रब किया, मतलब बालों में क्या किया, आपने रगड़ा। तो रगड़ने के बाद जो है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हुई, एक गुण डेवलप हुआ, एक गुण विकसित हुआ। क्या गुण विकसित हुआ रगड़ने के बाद? कि वह छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को, है ना, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो उसकी जो यह प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसकी यह प्रॉपर्टी है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। और यह जो मैंने एग्जांपल आपको बताया है, यह स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड है, यह स्थिर आवेश से रिलेटेड है। ठीक है ना, यह किससे रिलेटेड है? स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड है, स्थिर आवेश से रिलेटेड है। मतलब देखिए हमने आपसे क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो संबंध है, आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका संबंध है वो किससे किससे हो गया। पहला स्टैटिक चार्ज से, इसको हम क्या कहेंगे, स्थिर आवेश। दूसरा मोशन ऑफ चार्ज से, इसे क्या कहेंगे, गतिमान आवेश। ठीक है, स्थिर आवेश हो गया, गतिमान आवेश हो गया। अब उसके बाद आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, जैसे क्या हो गया, मान लीजिए हो गया आपका स्थिर आवेश हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, गतिमान आवेश हो गया। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक ना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट मतलब बृहद अवधारणा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको बहुत सारी चीजों को पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिसिटी ना अपने आप में दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आपको भाई इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आपको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया भैया आपका, इलेक्ट्रिसिटी इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये भी कह सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो स्टैटिक चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, स्थिर आवेश के बारे में डिस्कस करते हैं, मोशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, गतिमान आवेश के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसका हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें, तो अभी मैंने आपको इसका एप्लीकेशन बताया कॉम और हेयर वाला, तो वो उसका एप्लीकेशन हो गया, उसका क्या हो गया, एक अपने आप पे एग्जांपल हो गया। तो आशा करता हूं कि आप इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को समझ गए होंगे कि हाँ, विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसका संबंध किससे किससे है, और इसका एप्लीकेशन और इसका एग्जांपल क्या क्या है। ठीक है, अब इसमें आगे एक टॉपिक है
उस टॉपिक को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम कह सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण। क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है उसको हम थोड़ा समझेंगे। बात समझना ये है कि अगर सपोज करिए एक कोई बॉडी है, ठीक है ना, एक कोई बॉडी है, ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? ए दे दिया, ठीक है ना। एक बॉडी है, इसका नाम मैंने ए दे दिया। सपोज करिए एक कोई चालक है, इसका नाम क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। अब इस पर जो क्या बोलते हैं चार्ज होगा, आवेश होगा, इस बॉडी पर जो चार्ज होगा, इस बॉडी पर जो चार्ज होगा या जो आवेश होगा, वो आवेश, वह चार्ज जो होगा वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है ना। किसके? चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे समझिएगा, यहां पर देखिए जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ क्वांट का क्या मतलब हो गया? दैट इज अ डिस्क्रीट पैकेट हो गया। मतलब डिस्क्रीट पैकेट हो गया, मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ कंप्लीट फॉर्म की बात करेंगे। तो अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर हम समझें तो कुछ ऐसे समझते हैं, Q इक्वल टू होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस एन ई होता है, ठीक है ना। तो Q क्या हो गया? आपका चार्ज हो गया, चार्ज मतलब हो गया आवेश हो गया। E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। और N क्या हो गया? इंटीजर हो गया, मतलब पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का क्वांटीकरण यह बताता है कि किसी भी चालक पर या किसी भी बॉडी पर जो क्या बोलते हैं आवेश एग्जिस्ट करेगा, जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, Q एग्जिस्ट करेगा, वह जो एग्जिस्ट करेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के रूप में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। या किसी भी बॉडी पर जो आवेश होगा, वह आवेश जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके? आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन मतलब हो गया आपका इंटीजर, इसी इंटीजर मतलब हो गया आपका पूर्णांक, आप समझ पा रहे होंगे। और ई क्या हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको जानकारी होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है ना। और ये हो गया आपका कूलाम, जो कि आपको पता है कि आवेश का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि आवेश आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है ऋणात्मक आवेश, एक हो सकता है धनात्मक आवेश, या धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, या पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक निगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या बोलेंगे? धनात्मक बोल देंगे, ठीक है। और निगेटिव होगा तो क्या बोल देंगे? ऋणात्मक बोल देंगे। तो आप इस चीजों को समझ सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज द आवेश का क्वांटीकरण। ओके, क्वांटाइजेशन। देखिए मेरा काम क्या है इस समय, मैं आपको क्या करूंगा कि जैसे आपके जो चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं मैं 1 बाय 1 उसको पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसको डिस्कस करने के बाद जब मैं आपको हर टॉपिक से रूबरू करा लूंगा तो मुझे पता है कि भाई आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि हाँ आपको PYQ की जरूरत पड़ेगी, मैं यह भी जानता हूं कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, मैं यह भी समझता हूं कि आप हर टॉपिक से रूबरू हो जाएंगे तो आपको चीजों को समझने में और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके लिखने में ज्यादा आसानी होगी। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूं कि पहले आपको हर एक टॉपिक से रूबरू करा दूं, आप जान तो जाइए कि हाँ ये टॉपिक क्या है, इसका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे। क्योंकि जब आपके पास थ्योरी रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सक्षम होंगे, ठीक है ना। क्योंकि फिजिक्स इज द बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, आपको जानकारी इस बात की होगी। तो इसीलिए मैं पहले हर टॉपिक से आपको रूबरू करा रहा हूं। मैंने आपको पहले भी किससे रूबरू करा? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वन टाइप ऑफ एनर्जी। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद इसका संबंध किससे होता है? स्टैटिक चार्ज एंड द मोशन ऑफ चार्ज, मतलब स्थिर आवेश एंड गतिमान आवेश। उसके बाद एग्जांपल में मैंने क्या ले लिया था? हेयर ले लिया था, कॉम ले लिया था। क्या हुआ था? बिफोर रबिंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज था, आफ्टर रबिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज था। चार्ज होने के बाद क्या हुआ? चार्ज होने के बाद उसके अंदर एक प्रॉपर्टी, एक गुण विकसित हुआ। कैसा गुण विकसित हुआ? छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अपने अट्रैक्ट करने का गुण विकसित हुआ। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हमने क्या समझ लिया? इलेक्ट्रिसिटी समझ लिया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, एक बृहद अवधारणा है। इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कह सकते हैं? ब्रांच ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं। और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम विद्युत धारा, आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत विभव, विभवांतर
पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का उसकी प्रभाव, हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पर अगर मान लीजिए कोई आवेश चार्ज है, तो वो चार्ज किस फॉर्म में होगा, तो दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। मतलब जो आवेश होगा वह इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, चार्ज इलेक्ट्रॉन के आवेश के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसको हम हिंदी में आवेश का क्वांटीकरण और इंग्लिश में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें तो नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा अच्छे से आप और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस देखिए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका भी अपना एक ज्यादा ही महत्व है, ठीक है ना। अब थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव और विभवांतर क्या है ना। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विद्युत विभव के बारे में बात करते हैं। जब हम विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करिएगा, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव और विभवांतर का जो यूनिट होता है, देखिए यूनिट बाद में डिस्कस किया जाता है, लेकिन मैं पहले डिस्कस कर दे रहा हूं कुछ कारण से। यूनिट मतलब क्या हो गया आपका, मात्रक। यूनिट मतलब क्या हो गया आपका, मात्रक। तो जो मात्रक होता है वो कितना होता है, वोल्ट होता है। कितना होता है, वोल्ट होता है। आप नोट्स बनाते चलिएगा, लेक्चर चल रहा है आपका, आप नोट्स बनाते चलिएगा, और उसके बाद मुझे विश्वास है, यहाँ आशा है कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझने में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में हो गया विद्युत विभव और विभवांतर, इसका यूनिट मतलब मात्रक कितना होता है, वोल्ट हो गया, ठीक है। अब एक बात समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे, ये हो गया पहला, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे, ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे विद्युत विभव के बारे में समझो, मान लीजिए सपोज करिए पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए मैंने क्या दे दिया, C दे दिया, और अगर मैं यह कहता हूं कि इस पॉइंट C पर जो विद्युत विभव है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वह कितना है, 2 वोल्ट है। कितना है, 2 वोल्ट है। इंग्लिश में कैसे लिख लेंगे, 2 वोल्ट लिख लेंगे। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मैंने ये कहा कि किसी भी पॉइंट एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने C दे दिया, और मैंने यह कह दिया कि जो यहाँ पर विद्युत विभव है, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वह 2 वोल्ट है। इंग्लिश में देखिए मैंने लिखा 2 वोल्ट लिखा, हिंदी में 2 वोल्ट लिखा। और वोल्ट क्या है, मात्रक है, किसका, विद्युत विभव का, और ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये यूनिट होता है। तो इस 2 वोल्ट का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाई दिस 2 वोल्ट, या आप इस 2 वोल्ट, इस पॉइंट के 2 वोल्ट, इस पॉइंट पर 2 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इससे आप क्या समझते हैं, तो आप केवल एक ही बात बोलिएगा कि इससे हम यह समझते हैं कि इकाई धन आवेश को, किसको, इकाई धन आवेश को, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इकाई धन आवेश को मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, मतलब अनंत से लाने में, ठीक है ना, लाने में हमने जो वर्क डन किया, हमने जो कार्य किया, वो कितना किया, 2 जूल किया। फिर से मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पर जो हमारा 2 वोल्ट है, इस 2 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, तो इस 2 वोल्ट से आप यह समझते हैं कि इकाई धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, कहां से, इनफाइनाइट से मतलब अनंत से, इनफाइनाइट मतलब ये हो गया आपका अनंत से, ठीक है, यहां से इस पॉइंट तक लाने में आपने जो वर्क डन किया, आपने जो कार्य किया, वो कितना किया, 2 जूल किया। आपने कितना किया, 2 जूल किया। आपने जो कार्य किया वो कितना किया, 2 जूल किया। तो आप इस प्रकार से यह समझा सकते हैं कि हाँ विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव का मतलब हो गया है कि जैसे कि एक पॉइंट है, हमने उस पॉइंट का नाम C ले लिया, उसके बाद हमने इकाई धनावेश को और जो क्या बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम अनंत से उठा करके इस पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं। तो हमने जो वर्क डन किया वही हमारा क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का विद्युत विभव हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज हमको मिल करके आता है, क्या मिलता है, दैट इज द V इक्वल टू क्या, वर्क डन। वर्क डन मतलब हो गया कार्य, W मतलब हो गया आपका कार्य हो गया। तो कार्य क्या, किसको, Q क्या हो गया आपका, Q इज द इकाई धनावेश। इकाई धनावेश मतलब यूनिट, Q क्या हो गया आपका, इकाई धनावेश मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये आपका Q क्या हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इकाई धन आवेश, ठीक है ना।
इसका मतलब ये हो गया। आशा करता हूँ आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं, ठीक है ना, तो जब भी आप विद्युत विभव की बात करेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात होगी और इनफाइनाइट की बात होगी, मतलब अनंत की बात होगी। लेकिन जब हम विभवांतर की बात करेंगे तो दो पर्टिकुलर पॉइंट की बात होगी। किसकी बात होगी? दो पर्टिकुलर पॉइंट की बात होगी। सपोज करिएगा, मान लीजिए एक पॉइंट का नाम है P है और दूसरे पॉइंट का नाम मान लीजिए कितना है? Q है, ठीक है। तो होगा क्या, समझिएगा कि जैसे आप एक काम करिए, आप अगर यहाँ पर Q पर सपोज करिए इकाई धन आवेश है, तो इकाई धन आवेश है यहाँ पर, कहां पर है? Q पर है। तो Q, इसको Q, ये जो Q है आपका, ये क्या है? इकाई धन आवेश है ना। ये Q अपने आप में क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब इस Q को उठा करके अगर हम P पर लेकर के आ रहे हैं, तो जब हम P पर लेकर के आएंगे तो जाहिर सी बात है हम कार्य करेंगे, हम वर्क डन करेंगे। तो जो Q से इकाई धन आवेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P तक लाने में जो हमने वर्क डन किया, कार्य किया, तो हम यह कह सकते हैं कि वह दो बिंदु P और Q के बीच का विभवांतर होगा। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। आशा करता हूं आप चीजों को समझ रहे होंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, यहाँ पर दो पॉइंट दिए हैं, दो बिंदु दिए हैं, दैट इज द P और Q, और इकाई धन आवेश मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q से हम P पर लेकर के आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, मतलब हम वर्क डन कर रहे हैं। तो हम वर्क डन कर रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हाँ, ये जो P और Q के बीच का ये क्या होगा? विभवांतर होगा। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ PQ है, ये हो जाएगा VPQ इज नथिंग दैट इज VP माइनस VQ इज इक्वल टू क्या? वर्क डन। किसको लाने में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज Q। तो ये आपका क्या हो गया? ये आप एक मैथमेटिकल आपका एक फार्मूला बन गया। ये समझ गए होंगे आप, और यहां से आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे कि हाँ, विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, ठीक है। आपने अभी क्या देखा? इलेक्ट्रिसिटी देखा आपने, अभी आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज देखा, विद्युत को देखा आपने, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव और विभवांतर को देखा, ठीक है। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इसका हमको प्रॉपर नोट्स चाहिए। देखिए एक काम करिएगा आप लोग ना, कि जैसे ठीक है, मैं आपको एक एक टॉपिक समझा रहा हूँ, आप नोट्स बनाते चलिए। फिर भी अगर आप एक पूरा एकदम लिखित नोट्स चाहते हैं तो मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। वादा नहीं कर सकता क्योंकि समय का अभाव है, और मैं प्रयास जरूर करूंगा। फायदा भी अगर मैं आपको नोट्स नहीं भी दे पाया तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि आप लोग इतने सक्षम हैं कि जैसे मैं समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो आप उसको नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स का मतलब ये होता है कि भाई मतलब उन चीजों को हम अपने कॉपी में क्या करें? इंगित करें कि जो हमारे लिए काफी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नोट्स का मतलब यही होता है। तो आप इन चीजों को आप आशा करता हूं समझ गए होंगे, और इस लेक्चर को देखने के बाद जो है आप हर एक टॉपिक से जो है अच्छे से रूबरू हो जाएंगे, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होगा। अब आगे अगर हम बात करते हैं इसके आगे अगर हम बात करें तो विद्युत धारा है। देखिए विद्युत धारा आप समझिएगा, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को कुछ लोग एक ही समझ लेते हैं, विद्युत धारा और विद्युत को एक समझ लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारा विद्युत होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, एक बृहद अवधारणा है। लेकिन विद्युत धारा जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है, एक संकीर्ण अवधारणा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा जो है विद्युत का ही एक अपने आप में पार्ट होता है। समझ में आया? अब जैसे सपोज करिएगा, अगर हम विद्युत धारा को अगर हम समझना चाहेंगे तो इसका जो डेफिनेशन, परिभाषा होता है, वो होता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मैं फिर से कह रहा हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट हिंदी में क्या हो जाएगा? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आपको जानकारी होगा कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं हम? विद्युत धारा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आवेश प्रवाह की दर को तो याद रखिएगा, जब भी दर की बात आए या रेट की बात आए तो आप नीचे लिखेंगे टी। आवेश मतलब हो गया चार्ज Q, तो दैट इज आई इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई टी। तो आई इक्वल टू Q बाई टी एक आपका मैथमेटिकल फार्मूला बन गया। किसके लिए बन गया? इलेक्ट्रिक करंट के लिए बन गया। अब उसके बाद अगर हम पूछें आपसे कि इन आई का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर हो गया। क्या हो गया? दैट इज अ एम्पियर। हिंदी में भी आप एम्पियर ही लिख लीजिएगा कि हाँ एम्पियर, ठीक है ना। हिंदी में भी क्या होगा? आई एम्पियर ही होगा ना, बदल थोड़ी जाएगा।
तो आई का जो मात्रक हो गया यूनिट हो गया, और क्या हो गया इंग्लिश में एम्पियर हो गया, हिंदी में क्या हो गया, हिंदी में भी एम्पियर ही हो गया। अब उसके बाद अगर हम पूछते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो आप एक बात बताइए, हम लोग को यहाँ पता चलेगा ना कि हाँ एक एम्पियर होता है, लेकिन एक दूसरा मात्रक भी होता है क्या, तो हाँ होता है। कैसे होगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू क्या है चार्ज, आवेश, आवेश अपॉन समय, तो आवेश का मात्रक क्या होता है आपको जानकारी होगा, क्या होता है कूलाम, टी का कितना होता है सेकेंड, तो इसको हम लिख सकते हैं कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं कूलाम सेकेंड इनवर्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में अगर हम ऐसे बात करें तो हो जाएगा आपका कूलाम, ठीक है, और इस पर आपका कितना हो जाएगा सेकेंड। मतलब ये हुआ कि धारा का हमको जो मात्रक मिला, इलेक्ट्रिक करंट का जो हमको मात्रक मिला वह दो मात्रक मिला, पहला मात्रक मिला एम्पियर और दूसरा जो हमको मात्रक मिला वो क्या मिला, कूलाम पर सेकंड मिला। तो कूलाम पर सेकंड है ना, इसको कूलाम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, या आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि कूलाम, ठीक है ना, सेकंड पावर -1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को, है ना, इस लेक्चर को समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसीलिए मैं 2 लैंग्वेज में प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। अब विद्युत धारा को आगे और समझने से पहले, ठीक है ना, जैसे अभी हमने क्या किया, परिभाषा बता दिया आपको, हमने आपको मात्रक बता दिया, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो आप एक बार जान जाइएगा कि भाई हम थोड़ा सा एक बात करना चाहते हैं। अच्छा, उसको बाद बात करेंगे कि हाउ द करंट फ्लोज, है ना, मतलब करंट कैसे बहता है। तो पहले आप यहाँ पर एक बात और जान जाइए कॉन्सेप्ट के रूप में, है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का जो डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विल बी द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत धारा की दिशा होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो आपका जो धारा भी होगा किधर बहेगा, इधर बहेगा। मतलब द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया आपको, आई से रिप्रेजेंट करते हैं Q बाई टी, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, कूलाम पर सेकंड इज द सेकंड यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा पहला यूनिट आप इसको एम्पियर मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एम्पियर मान क्या सकते हैं, एम्पियर होता ही है। तो विद्युत धारा का पहला मात्रक आप मान लीजिए एम्पियर, और सेकंड जो है आपका क्या हो गया, कूलाम पर सेकंड हो गया। अब मान लीजिए कभी आपके पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू टाइप का आ गया, सपोज करिए अगर कह देगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो मान लीजिए पहला लिख देगा, आप कैसे लिख देगा, कूलाम पर सेकंड स्क्वायर लिख देगा, दूसरा लिख देगा कूलाम स्क्वायर पर सेकंड लिख देगा, तीसरा मान लीजिए लिख दिया कि जैसे कूलाम सेकंड पावर -3 लिख दिया, और फोर्थ लिख दिया दैट इज नन ऑफ दिस लिख दिया। क्या लिख दिया, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं लिख दिया, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं लिख दिया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको तो यही दिमाग में रहता है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, तो वो क्या करते हैं इसमें एम्पियर न देख करके वो चौथे को ही जाकर के टिक मार के आ जाते हैं। देखिए, लेकिन एक बात आप यहाँ समझिएगा कि हाँ, अगर यहाँ पर अगर हम चौथे को अगर हम क्या करते हैं, अगर टिक मारते हैं तो सही है। क्यों सही है, क्योंकि भाई हमको विद्युत धारा का एक मात्रक एम्पियर तो पता है, लेकिन दूसरा मात्रक भी तो सर ने बताया, क्या बताया, दैट इज C/S, कूलाम पर सेकंड, या CS इनवर्स। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है, कहीं CS इनवर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर चौथे पर टिक मारे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि MCQ के टॉपिक में जैसे पहले में दे दिया, मान लीजिए क्या दे दिया, कूलाम सेकंड इनवर्स दे दिया, सेकंड में दे दिया कूलाम सेकंड पावर -2 दे दिया, थर्ड में दे दिया कूलाम सेकंड पावर -3 दे दिया, और डी में दे दिया नन ऑफ दिस दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर एम्पियर न देख करके नन ऑफ दिस पे मार देते हैं, लेकिन गलत है, क्योंकि विद्युत धारा का दूसरा मात्रक भी तो होता है। तो दैट इज द पहला, देखिए आप पहला देख रहे हो, कूलाम सेकंड इनवर्स, कूलाम पर सेकंड, कूलाम चार्ज हो गया, सेकंड टी हो गया, मतलब इक्वल टू आई हो गया। तो यहाँ पर ये जो पहले पे हम इसके आंसर को क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, आगे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के आगे हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग विद्युत धारा के आगे डिस्कस। बाद ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ठीक है ना। तो ओम क्या है जानते हैं, ओम एक नाम है, किसका नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है ओम्स लॉ, और उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था, एक लॉ उन्होंने दिया था।
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि भाई हाँ ओम्स लॉ होता क्या है, ओम का नियम होता क्या है। तो आप यह समझिएगा, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं ओम के नियम की बात कर रहा हूँ, ओम्स लॉ की बात कर रहा हूँ, तो देखिए देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टर का अगर फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर में अगर चेंज ना किया जाए, मतलब अगर उसको कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर दैट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ओके, किसी भी चालक की भौतिक अवस्था ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो, किसी भी चालक की भौतिक अवस्था ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो, मतलब उसके ताप को, उसके भौतिक अवस्था को, उसके लाइक कलर रंग को, ठीक है ना, अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, अगर इसमें हम कोई चेंज ना करें, तो जो विभवांतर होगा, ठीक है, जो विभवांतर भी होगा वह परिपथ में बह रहे धारा के जो है अनुक्रमानुपाती होगा। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। देखिए इसका जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम फिजिकल स्टेट को भौतिक अवस्था को और क्या है, भौतिक अवस्था को, फिजिकल स्टेट मतलब हो गया आपका भौतिक अवस्था को, ताप को, दैट इज अ टेम्परेचर, क्या करें, कांस्टेंट रखें या कोई चेंजिंग ना करें, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, वह इलेक्ट्रिक करंट के, धारा के अनुक्रमानुपाती दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। और आपको पता है कि अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक नियतांक कांस्टेंट का यूज करते हैं, दैट इज v इक्वल टू आई आर। यहां पर r क्या है, एक नियतांक है। इसी r को हम लोग क्या कहते हैं, इसी r को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, हिंदी में इसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम यहां से R निकालें तो R बराबर क्या आ जाएगा, V अपान I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती से आपने क्या समझ लिया कि V जिस रेशियो में बढ़ेगा, V जिस रेशियो में बढ़ेगा, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में करंट, धारा भी बढ़ेगा। सपोज करिए अगर V 2 वोल्ट है और करंट कितना है, 1 एम्पियर है, तो 2 वोल्ट से अगर यह 4 वोल्ट हुआ तो दुगना हुआ, तो यह भी कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। अगर यह 4 वोल्ट से 6 वोल्ट हुआ तो 4 से 6 हुआ, मतलब 2 वोल्ट से कितना हुआ, 4 वोल्ट हुआ, और 4 से फिर कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, मतलब यहां पर 2 का इंक्रीमेंट, यहां पर भी 2 का इंक्रीमेंट हो गया। तो यहां पर 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हुआ, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हुआ, और 2 से भी कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अगर हम इनका क्या निकालते हैं, V अपान आई निकालते हैं अगर इसके लिए, तो इसके लिए V अपान आई कितना आएगा, 2 अपान 1 आएगा। इसके लिए V अपान आई कितना आएगा, 4 अपान 2 आएगा, और इसके लिए V अपान आई आएगा कितना आएगा, 6 अपान 3 आएगा। तो 2 2 जा 4 अपान 1, 3 2 जा 6, 2 अपान 1, मतलब 2 अपान 1, 2 अपान 1, 2 अपान 1। ये देखिए इक्वल रेशियो आ रहा है, इक्वल रेशियो आ रहा है, मतलब ये 2 अपान 1 किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है, ये भी R की वैल्यू है, ये भी R की वैल्यू है। मतलब हमको जो R मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। R क्या मिलेगा हमको, कांस्टेंट मिलेगा, मतलब R में चेंजिंग नहीं आएगा, और R हमको कांस्टेंट मिलेगा। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर है, वह धारा, इलेक्ट्रिक करंट के जो है अनुक्रमानुपाती, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट होगा, V इक्वल टू आई आर होगा। आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज देख रहे होंगे, हाँ, ओम्स लॉ में अगर एक कोई पूछे कि R क्या होता है, तो R रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का क्या काम क्या है, तो रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट के
रास्ते में जो है ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, ठीक है ना। मतलब यह प्रतिरोध जो है वो धारा के मार्ग में जो है अवरोध पैदा करता है। अवरोध मतलब ऑब्स्टिकल पैदा करता है। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि नदी अगर बह रही है तो बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, नदी के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। तो आप नदी को समझ सकते हैं धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद क्या बोलते हैं, नदी के बहाव को आप धारा, इलेक्ट्रिक करंट समझ सकते हैं। और ये जो बड़े बड़े चट्टान है इनको आप रेजिस्टेंस, प्रतिरोध समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए। कोई पूछेगा आपसे ओम्स लॉ क्या होता है, तो देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, across the conductor that will be the directly proportional to the current flow through the circuit। और इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो तो जो विभवांतर होगा वह धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, V is directly proportional to I, V अनुक्रमानुपाती I, ठीक है ना। अब उसके बाद ओम्स लॉ के बारे में हम एक बात और जानेंगे कि देखिएगा ये जो ओम का नियम है कि V अनुक्रमानुपाती I, ठीक है ना, इसका भी अपना एक लिमिटेशन है, अपना एक सीमा है, इसका भी अपना एक सीमा है, ठीक है ना। यह जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I जो है, यह V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V अनुक्रमानुपाती I है, यह एप्लीकेबल है, वैलिड है किसके लिए, ओमिक मटेरियल के लिए। किसके लिए, ओमिक मटेरियल के लिए। ओमिक मटेरियल के लिए, जैसे ओमिक मटेरियल के लिए, ओमिक मटेरियल के लिए, जैसे ओमिक मटेरियल मतलब जैसे क्या हो गया, कोई धातु का तार, दैट इज अ मेटल वायर, तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I वैलिड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन ओमिक मटेरियल के लिए, नॉन ओमिक मटेरियल के लिए अगर हम बात करते हैं जैसे डायोड का, जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर का, ये सब नॉन ओमिक मटेरियल है, तो इनके लिए जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं हो पाता है, वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ओम का नियम जो है वह वैलिड है किसके लिए, ओमिक मटेरियल के लिए। और एग्जांपल के तौर पर हमने धातु का तार मतलब मेटल वायर बता दिया, और यह वैलिड नहीं है, इसकी भी सीमा है, यह नॉन ओमिक मटेरियल के लिए जो है वैलिड नहीं है। नॉन ओमिक मटेरियल मतलब जैसे हमने बात कर दिया किसका, डायोड का बात कर दिया, जिसमें मैंने बात कर दिया किसका, ट्रांजिस्टर का बात कर दिया। तो आशा करता हूँ चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है ना, आप चीजों को समझ रहे होंगे। अब जैसे ओम का नियम आपने समझ लिया कि हाँ क्या होता है, ओम के नियम के बाद प्रतिरोध को भी आपने समझ लिया, धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, रेजिस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल टू, ठीक है ना, क्रिएट द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेज ना, मतलब प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का मतलब क्या हो गया कि प्रतिरोध का, इसका प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन ना, दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि सपोज देयर आर 3 रेजिस्टेंसेज, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है, ठीक है। और वह R1, R2, R3 ये 3 आपका क्या है, प्रतिरोध दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सपोज करिए 3 रजिस्टर जो लगे हुए हैं कुछ ऐसे लगे हुए हैं, जैसे ये आपके रजिस्टर लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए इनको मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी से ऐड कर दिया, ये हो गया प्लस, हो गया माइनस, हो गया। इस रजिस्टर का जो प्रतिरोध होगा वो हो गया R1, इसका प्रतिरोध हो गया R2, इसका प्रतिरोध हो गया कितना R3, और यहाँ से करंट जा रहा है, विद्युत धारा जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ ऐसे आ रही है। आपको जानकारी होगा कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कैसे जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम कहें कि यह जो प्रतिरोध है या जो रेजिस्टेंसेज है वह सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है, वह श्रेणी क्रम में है कि नहीं है, तो इसका पता हम कैसे करें। तो एक काम करते हैं कि इस रजिस्टर के इनिशियल पॉइंट को हम 1 ले लेते हैं और इसका फाइनल पॉइंट को 2 ले लेते हैं। प्रारंभिक बिंदु को हमने 1 ले लिया और अंतिम बिंदु को हमने 2 ले लिया। इसका प्रारंभिक ये वाला है तो 1, इसका अंतिम वाला 2, इसका क्या ले लिया मैंने 1, इसका ले लिया हमने 2। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, पहला जो रजिस्टर है हमारा, पहला जो हमारा रजिस्टर है, इसका जो सेकेंड वाला अंतिम बिंदु है दूसरे वाले रजिस्टर के पहले बिंदु से देखिए कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर 2-1 कनेक्शन हो गया। यहाँ पर भी क्या कनेक्शन हो गया, 2-1 कनेक्शन हो गया। मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो ये रेजिस्टेंसेस है R1, R2, R3 या जो प्रतिरोध है क्या है, प्रतिरोध R1, R2, प्रतिरोध जो है हमारा क्या हो गया R1, R2, R3 या किसमें है, श्रेणी क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो एक बात और याद रखिएगा, अगर श्रेणी क्रम की बात आएगी, किसकी बात आएगी, श्रेणी क्रम की बात आएगी, तो R1 के लिए, ठीक है ना, R1 के लिए और R2 के लिए और R3 के लिए जो हमारा करंट होगा I होगा, वो I क्या होगा, सेम होगा। सेम क्या होगा, मतलब एक ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा। मतलब इसमें भी I करंट जाएगा, इसमें से भी I करंट जाएगा और इसमें से भी I करंट जाएगा। लेकिन इन तीनों के लिए जो हमारा वोल्टेज होगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डिफरेंट होगा। इसका हो जाएगा V1, इसका हो जाएगा V2 और इसका हो जाएगा V3। तो मतलब वोल्टेज हमको क्या मिल गया, दैट इज अ डिफरेंट मिल गया। क्या मिल गया, डिफरेंट मिल गया। ठीक है, तो जब डिफरेंट मिल गया तो ऑब्वियसली अब एक बात समझते हैं हम लोग कि जैसे अगर हमको इसका डेरिवेशन करना है तो हमको डिफरेंट कौन मिला, वोल्टेज। मतलब यही वोल्टेज जो V है वह 3 भाग में डिवाइड हो गया, V1, V2, V3। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V इक्वल टू नथिंग दैट इज द V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़े हैं आप, ओम का नियम IR होता है। और V1 कितना हो गया, तो V1 देखिए यहाँ पर I सब में जा रहा है तो इसमें भी I जा रहा है, तो यहाँ के लिए हो गया IR1, यहाँ के लिए हो गया IR2, यहाँ के लिए हो गया IR3। तो ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, IR, यहाँ से देखिए I कॉमन हो गया, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमको एक चीज मिल गया, जानते हैं क्या मिल गया, हमको मिल गया R इक्वल टू दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ऊपर नहीं देख पा रहे होंगे अगर आप, अगर मान लीजिए बाई द वे R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन से जो हमको परिणामिक प्रतिरोध जो मिल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिल गया, दैट इज द EQ, परिणामिक प्रतिरोध जो मिल गया वह R1, R2, R3 से एक चीज क्या निष्कर्ष निकला कि अगर प्रतिरोध R1 हो, R2 हो, R3 हो, अगर N तक भी हो, सपोज करिए N रेजिस्टेंसेस लगे, N प्रतिरोध लगा हुआ है, तो उनका जो इक्विवेलेंट परिणामिक प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, R1, R2, R3 डॉट 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 RN। आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, इसको समझाने के उपरांत बाद जो है मैं डिस्कस करना चाहता हूं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को, जिसको हम लोग प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। प्रतिरोध का हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसमें अगर प्रतिरोध पहले हम पहचानेंगे कि प्रतिरोध समांतर क्रम में कैसे पहचानेंगे, तो कुछ ऐसे पहचानेंगे कि जैसे मान लीजिए उस साइड बना देते हैं, जैसे एक मिनट के रहिएगा, सपोज करिएगा ये आपका एक प्रतिरोध हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा रजिस्टर हो गया, ये आपका तीसरा रजिस्टर हो गया, ठीक है, तीसरा रजिस्टर हो गया, सब क्लोज है ना, क्लोज रहेगा तभी ना करंट जाएगा, ना कैसे रहेगा, खुला परिपथ रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा तो करंट नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ना, तो ये क्या है, प्लस है, तो करंट हमारा इधर से जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर,
और इधर से हमारा क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। करंट जब हमारा यहाँ पर आएगा तो 3 भाग में बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा I1, दूसरा बढ़ जाएगा I2 और तीसरा बढ़ जाएगा I3, ठीक है। और ये इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है R1, ये रजिस्टर का प्रतिरोध है R2, इसका जो है R3 हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है 1, इसका फाइनल पॉइंट 2, इसका इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु 1, इसका फाइनल अंतिम बिंदु 2, इसका इनिशियल पॉइंट 1, इसका 2। देखिए इस पहले प्रतिरोध के प्रारंभिक बिंदु को इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट है, मतलब इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया B। इस वाले टर्मिनल नहीं, इस वाले पॉइंट से कनेक्ट है, ठीक है, सॉरी, इस वाले पॉइंट से कनेक्ट है। मतलब ये जो पहले प्रतिरोध का जो 1 है उसका कनेक्शन भी A से है, और दूसरे प्रतिरोध का भी जो 1 है उसका कनेक्शन भी A से है, और तीसरे प्रतिरोध का जो 1 है उसका कनेक्शन भी जो है किससे है, A से है। और इसका जो अंतिम बिंदु है, A वाला अंतिम बिंदु, क्या बोलते हैं, लास्ट पॉइंट, A वाला लास्ट पॉइंट, ये वाला लास्ट पॉइंट, इस रजिस्टर का ये जो 2 ये तीनों किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है किससे, B से कनेक्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध है या जो R1 R2 R3 जो रेजिस्टेंसेस है या आर इन द पैरेलल फॉर्म, मतलब यह हम क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे, कैसे समझेंगे इसको हम डेरिवेशन अगर करना चाहें। देखिए एक बात यहाँ पर निकल करके आ रहा है, I हमारा तीनों भाग में डिवाइड हो गया, 3 भाग में डिवाइड हो गया, मतलब R1 के लिए अलग I हो गया, R2 के लिए अलग I हो गया और R3 के लिए अलग I हो गया। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात आएगी, अगर समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन की बात आएगी, तो वहां पर जो R1 के लिए और R2 के लिए और R3 के लिए जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट मतलब अलग होगा। और जो हमारा वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो R1 R2 R3 के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, एक होगा। और यहां से एक बात समझ में आ गया क्या, कि I जो है 3 भाग में डिवाइड हुआ, I1 I2 I3। तो I इक्वल टू कितना हो जाता है, V अपान R। I1 इक्वल कितना हो जाएगा, V1 अपान I1 इक्वल कितना हो जाएगा भाई, V सेम है ना, तो V अपान R1, V अपान R2, V अपान R3। करंट डिफरेंट है ना, करंट आपका डिफरेंट है, लेकिन वोल्टेज हमारा क्या है, सेम है। V कॉमन ले लीजिए, तो V कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, V अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा V अपान R, यहाँ हो जाएगा, V यहाँ कॉमन हो गया तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 ना, V कैंसिल हो गया, यहाँ से मिल जाएगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये आपको क्या मिल गया, परिणामिक प्रतिरोध मिल गया, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए। मतलब समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है उनके लिए आपको R इक्विवेलेंट मिल गया, परिणामिक प्रतिरोध मिल गया, ठीक है। आशा करता हूं आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। इसके बाद हम अगर देखना चाहें तो और क्या देख सकते हैं, इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कि हाँ, हाउ द करंट फ्लोज, इसके बारे में बात कर लेते हैं, हाउ द करंट फ्लोज, हाउ द करंट फ्लोज। थोड़ा हम बात करेंगे इसके बारे में कि हाउ द current flows। How the current flows। हाउ द करंट फ्लोज मतलब होता है कि भाई
विद्युत धारा कैसे बहती है ना भाई। हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की तरफ विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन विद्युत धारा बहती कैसे है ना, तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ना दो फिगर बना देता हूँ आपके लिए। जैसे एक फिगर आपके लिए देखिए बन गया, आपके लिए एक फिगर ये बन गया, ठीक है, और एक दूसरा फिगर आपका ये बन गया, ठीक है, और ये आपका एक फिगर बन गया, ये आपका दूसरा फिगर बन गया, ठीक है। ये आपका एक दूसरा फिगर बन गया, ठीक है। बात यह है कि हाउ द करंट फ्लोज, है ना। तो हाउ द करंट फ्लोज में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे आप पहला फिगर देख रहे होंगे, इट मीन्स दैट जैसे आप पहला फिगर देख देखिए हाउ द करंट फ्लोज ना, मतलब करंट बहता कैसे, विद्युत धारा बहती कैसे है, ठीक है। तो इसमें आप पहला फिगर देख रहे होंगे, पहला फिगर मतलब दैट इज द फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए सेकंड कंडीशन दिया हुआ है। आप एक चीज समझ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए यह जो कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, ठीक है ना। एक ये कंडक्टर क्या किससे बना हुआ है, ऑब्वियसली जो है मेटल से बना हुआ है, ठीक है ना, मेटल से बना हुआ है। और ठीक है, यह मेटल से बना हुआ है, और यह एक मेटल है, एक कंडक्टर है, मेटल से बना हुआ है। और आप एक चीज देख रहे होंगे कि भाई जाहिर सी बात है, वह क्या है, मेटल है। तो मेटल है मतलब यह क्या है, कंडक्टर है। और यह कंडक्टर जो है, तो ऑब्वियसली इसके पास क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, फ्री, मेटल है, धातु का बना हुआ है, ठीक है, कंडक्टर चालक है। इसके पास जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसके पास क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि जाहिर सी बात है, मेटल है, धातु है, तो मेटल है, और मेटल ये जो क्या बोलते, मेटल है तो मेटल है मतलब कंडक्टर है, मतलब चालक है। और चालक है तो इसके क्या है, एटम से मिलकर के बना हुआ है। और आपको जानकारी होगा कि एटम जो परमाणु होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं।
और आपको ये भी जानकारी होगा कि न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन जो है धनात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उसका अपना एक मास होता है, ठीक है ना, उसका अपना एक मास होता है, लेकिन उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो आपको एक बात की जानकारी होगी कि जो कंडक्टिविटी के लिए, जो करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यही मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह एक एटम से दूसरे एटम पर जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ठीक है ना, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, मतलब इनको टाइटली कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो टाइटली कनेक्टेड नहीं होते हैं मतलब मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, तो एक एटम से दूसरे एटम तक जा सकते हैं, फिर एक एटम से दूसरे एटम तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह विद्युत धारा के लिए, कंडक्टिविटी के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप एक चीज यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कंडक्टर है जो मेटल का बना हुआ है, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये जो एरो दिख रहा है, एरो, इस टाइप का एरो का मतलब एक ही हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ डायरेक्शन है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो कंफर्म तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, एग्जैक्ट एक प्रॉपर वे में तो जा नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, ठीक है ना, मतलब इसकी गति जो है, इसका जो मोशन है वो एकदम फिक्स डायरेक्शन में मोशन तो हो नहीं रहा है। लेकिन एक कंडीशन क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया। लेकिन दूसरे कंडीशन में आप एक बार देख रहे होंगे कि जब इस चालक के अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया, भी लगा दिया, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर लगा दिया। तो विभवांतर को लगाने के बाद इस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप में एक आवेश से चार्ज है, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, दैट इज द विद्युत बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। और ऐसा होने पर इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भाग रहे थे वह इधर उधर ना भाग करके एक देखिए एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करने लगे। और आपको जानकारी होगा कि विद्युत धारा के दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका इधर भाग रहा है तो जाहिर सी बात है करंट आपका किधर भागेगा, इधर भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपका इधर लेफ्ट साइड जा रहा है, और करंट आपका किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ द करंट फ्लोज, मतलब आपको एक बात की जानकारी हो गई कि हाँ, जैसे किसी भी जैसे जो विद्युत, ये टॉपिक है रेजिस्टिविटी, इसको डिस्कस करना बचा हुआ था। तो रेजिस्टिविटी में मैं आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे ना, इस सिंबल देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं रो, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो, ठीक है ना, रो बोलते हैं। और अगर कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो इसी रो से किया जाता है। और रो इक्वल टू जो फार्मूला हुआ, वो फार्मूला क्या है, R इंटू ए अपॉन एल। ये जो R है ये क्या है, ये कंडक्टर का जो है, ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा है ना, एक कंडक्टर वायर आपको दिख रहा है, वायर है, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक कंडक्टर है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है R, यही वो R है, ठीक है। ये क्या है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो A है दैट इज नथिंग, दैट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया है। और L जो है इस कंडक्टर का क्या है, लेंथ है। तो देखा जाए तो रेजिस्टेंस में और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में और कंडक्टर के लेंथ में और रेजिस्टिविटी में एक रिलेशन मिल गया, रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल मिल गया। पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा रेजिस्टिविटी क्या है। देखिए रेजिस्टिविटी को अगर हम यहाँ न्यूमेरिकली अगर हम समझना चाहें तो ये बताइए, सपोज करिए ना, हम एक काम करते हैं यहाँ पर ना, E इक्वल टू अगर मैं लिख दूं 1 मीटर स्क्वायर और L इक्वल टू लिख दूं 1 मीटर, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करिए तो क्या मिल जाएगा आपको, रो इक्वल टू मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, R इंटू 1 मीटर स्क्वायर और अपान कितना मिल जाएगा, L 1 मीटर। और ये जब कैंसिल हो जाएगा, 1 तो कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। आपको क्या मिल गया, रो इक्वल टू मिल गया R मिल गया, ठीक है ना, रो इक्वल टू आपको R मिल गया। तो रो इक्वल टू आपको R मिल गया, तो मतलब मैं एक डेफिनेशन दे सकता हूं कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज अ रेजिस्टेंस, ध्यान समझिएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज अ रेजिस्टेंस whose length, resistivity of a wire is a resistance, ठीक है ना, and that wire has a length of 1 meter and a cross section area that is a 1 meter square, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि रेजिस्टिविटी क्या है भाई, रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी
of a wire is the resistance, and that wire has a length of 1 meter and has a क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी आप समझ गए होंगे। देखिए मैंने यहाँ एक कंडक्टर बनाया है, इस कंडक्टर वायर का जो है क्या इस कंडक्टर का क्या है रेजिस्टेंस जो है आपका R है और इसका लेंथ जो है L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो हमको जो रेजिस्टिविटी मिला रेजिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू A अपन L मिला, और मैंने A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर रखा, L का वैल्यू 1 मीटर रखा, तो मैंने पाया रो इक्वल टू R पाया। तो मुझे एक डेफिनेशन मिला कि भाई रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज द रेजिस्टेंस एंड दैट वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल आगे कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात और बताना चाहता हूं कि जैसे रेजिस्टिविटी का कोई यूनिट आपसे पूछ दिया, सपोज करिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, तो आप कैसे जवाब देंगे? तो आप ऐसे जवाब देंगे, दैट इज अ रो इक्वल टू एंड R इज नथिंग, दैट इज R का क्या होता है यूनिट ओम, एंड इनटू A का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है मीटर। तो मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर निकल गया, तो आप कितना मिला आपको रो इक्वल टू क्या मिल गया ओम, और क्या मिला मीटर। तो मतलब हमको जो पता चल गया कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट आएगा वो रो इक्वल टू आएगा ओम मीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग कुछ डिवाइसेस की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर डिवाइस का सेंस ये है कि जैसे वोल्टामीटर की बात कर लेंगे, अमीटर की बात कर लेंगे, जैसे हम लोग थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर की बात कर लेंगे। ठीक है ना, और कुछ सिंबल को समझ लेंगे कि हाँ रियोस्टेट का सिंबल क्या होता है और रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, अगर सर्किट क्लोज है तो उसके लिए क्या इंडिकेशन होता है, सर्किट अगर ओपन है तो उसके लिए क्या इंडिकेशन होता है, ये सब चीजों को भी हम लोग समझेंगे। तो पहले डिवाइस के बारे में कुछ बात कर ले। देखिए डिवाइस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं फिर से आपको थोड़ा सा हाउ द करंट फ्लोज जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। देखिए हाउ द करंट फ्लोज में मैंने आपसे क्या कहा था, देयर आर टू कंडीशन। मैंने आपसे कहा था कि देयर आर टू कंडीशन। आपने यह दिखाया था कि पहला कंडीशन था कि भाई हमारा एक क्या था, ठीक है, पहला जो कंडीशन था वो हमारा क्या था, एक कंडक्टर था। आप समझ पा रहे होंगे, एक कंडक्टर था, ठीक है, जो कि हाँ एक कंडक्टर था। इसके पास क्या थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, और इसमें आपने यह देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन थे उनका जो मोशन का डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं था। जो इनका मोशन का जो डायरेक्शन है वो क्या नहीं था, इनका मोशन का जो डायरेक्शन है वो क्या नहीं था, फिक्स नहीं था। ठीक है, ये इधर उधर भाग रहे थे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में मैंने आपसे ये बताया था कि जब मैंने क्या किया, इनके ये पहला कंडीशन हो गया, मतलब मैंने अभी क्या किया है, इनके इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने कोई बैटरी का सेटअप नहीं किया है, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, बैटरी का सेटअप कर दिया बैटरी का सेटअप कर दिया, दैट इज अ प्लस एंड माइनस। तो हुआ क्या, प्लस माइनस जैसे कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, आवेश है। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा डिवाइसेस, ठीक है ना, डिवाइसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ कह सकते हैं कि कुछ यंत्र की बात कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये समझिएगा कि ये जो हमारा पहला कंडीशन था कि जब हमने बैटरी को सेटअप नहीं किया ना, लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी को सेटअप कर दिया तो करने के बाद इस कंडक्टर, इस चालक के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर जनरेट हो गया। और विभवांतर जनरेट होने के कारण जो है क्या बोलते हैं, एक विद्युत क्षेत्र, विभवांतर जनरेट जिसे हो गया, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, विद्युत क्षेत्र बन गया। अब विद्युत क्षेत्र के कारण जो है इस इलेक्ट्रॉन पर, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या एक आवेश, एक चार्ज है, इस पर क्या लगने लगा, इस पर जो है फोर्स लगने लगा। तो फोर्स कैसा हो गया, विद्युत बल। वो कैसा फोर्स हो गया, विद्युत बल। विद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जब लग गया इसके ऊपर, तो लगने के बाद जो अभी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है, इधर आगे पीछे नो फिक्स डायरेक्शन दिख रहा है, वो क्या हो गया कि अभी क्या हो गया, इनका जो डायरेक्शन क्या हो गया, इनका डायरेक्शन फिक्स हो गया। इनका डायरेक्शन फिक्स हो गया मतलब क्या हुआ कि यू नो वेरी वेल कि जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, प्लस से माइनस इधर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जाएगा तो ऐसे से मोशन कर रहा था, वो एक सीधी रेखा में, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में कह सकते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करने लगा, मोशन करने लगा। एक फिक्स डायरेक्शन में ये मोशन करने लगा। तो जब फिक्स डायरेक्शन में मोशन करने लगा तो एक चीज एक कन्फर्म है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट हमारा इधर जाने लगा, और उसके बाद फिक्स डायरेक्शन में मोशन करने लगा। तो हमें यह समझ में आ गया कि हाँ भाई करंट फ्लो होता कैसा। तो यही इलेक्ट्रॉन का फिक्स डायरेक्शन में जो ये जो चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और यही जिम्मेदार है किसके लिए, आई के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि हाउ द करंट फ्लोज, मतलब धारा कैसे बहती है। ठीक है। मैं डिवाइस की चर्चा करने वाला था, तो थोड़ा सा डिवाइसेस पे बात कर लें। ठीक है। डिवाइसेस को हिंदी में यंत्र ही कहते हैं। एक बार देख लीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। ठीक है। डिवाइस के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूं पहले थोड़ा सा वोल्टामीटर का, इसका बात करता हूं वोल्टामीटर का, मैं बात कर रहा हूं वोल्टामीटर का। ये वोल्टामीटर है क्या, देखिए वोल्टामीटर इज नथिंग दैट इज अ डिवाइस, ठीक है ना, विच इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज, विच इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट, जैसे मान लीजिए अगर ये बैटरी है, सपोज करिए बैटरी है, प्लस है माइनस है। अब क्वेश्चन आता है कि जो बैटरी है ये कितने वोल्ट की है। जैसे मैंने कहा वोल्टामीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज, मतलब वोल्टामीटर जो है एक डिवाइस है जिसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, बैटरी के वोल्टेज को विभव को जो है विभवांतर को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो अब जैसे मैं बोला कि एक बैटरी है, तो बैटरी ऑब्वियसली यहाँ हायर पोटेंशियल उच्च विभव, यहाँ लोअर पोटेंशियल निम्न विभव, और अगर मुझे चेक करना है कि इसका वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं इसी वोल्टामीटर का यूज करूंगा। तो इस वोल्टामीटर का यूज करूंगा, तो जब मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्या ये 6 वोल्ट है, क्या ये 7 वोल्ट है, ये कौन बताएगा, ये यही बताएगा। ठीक है। और एक बात, जैसे मैंने आपसे कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो क्या आता है, यूनिट मात्रक जो आता है वो आता है वोल्ट आता है ना। तो एक्चुअल में वोल्ट लिया कहां से गया है, ये वोल्ट लिया गया है ये वोल्टेज से। कहां से लिया गया है, वोल्टेज। ये वोल्ट जो है वोल्टेज का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। वोल्ट क्या है, मात्रक है, यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड एक लिया कहां से गया है, वोल्टेज से लिया गया है। वोल्टेज इसका क्या है, ब्रॉड फॉर्म है, और वोल्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आशा करता हूं चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है। उसके बाद आप एक चीज देख रहे होंगे कि जैसे अभी मैंने डिस्कस किया वोल्टामीटर के बारे में, ये वोल्टामीटर जो होता है ना, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। एक बात और याद रखिएगा, हाई रेजिस्टेंस का होता है। ये जो वोल्टामीटर होता है ना, ये हाई रेजिस्टेंस का होता है, उच्च प्रतिरोध का होता है। कैसा होता है, उच्च प्रतिरोध का होता है, उच्च प्रतिरोध का होता है वोल्टामीटर। उच्च प्रतिरोध का होने के कारण जो है एक सर्किट से बहुत नेग्लिजिबल करंट लेता है, मतलब न के बराबर ही करंट लेता है, समझना। ये जो वोल्टामीटर है इसका जो प्रतिरोध होता है वो हाई होता है। कभी कभी पेपर में आ गया कि वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस क्या लो है कि हाई है, या नन ऑफ दिस है, जो भी और भी आ जाएगा, मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा, चार आपको दे देंगे। तो मैटर क्या है कि अब मैंने आपसे ये कहा कि वोल्टामीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको कह सकते हैं कि वोल्टामीटर एक प्रकार का क्या है, यंत्र है।
ठीक है। एक प्रकार का यंत्र है जिसका प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस है, मतलब उच्च प्रतिरोध का है। उच्च प्रतिरोध का है, कौन है, वोल्टामीटर है। और आपको मैंने भी बताया, सपोज करिए बैटरी है, बैटरी कितने वोल्ट की है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर मुझे जानना है तो जो मैं डिवाइस यूज करूंगा दैट इज अ वोल्टामीटर, है ना, यू नो वेरी वेल, और आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आशा करता हूं वोल्टामीटर आप समझ गए होंगे। तो वोल्टामीटर के बाद जो है, अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो वोल्टामीटर के बाद जो चर्चा होती है वो चर्चा किसी और की ना हो करके वो जो वोल्टामीटर है इसकी जो चर्चा होती है, इसके बाद किसकी हो जाएगी, हम बात करते हैं थोड़ा सा अमीटर के बारे में। हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, अमीटर के बारे में, ठीक है। हम बात करते हैं अमीटर के बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं ना, अमीटर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए अमीटर क्या है, तो अमीटर इज अ डिवाइस। अमीटर एक प्रकार का यंत्र है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, परिपथ में, सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए, करंट धारा को मापने के लिए किया जाता है ये अमीटर का। कोई पूछेगा ये अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो बोल दीजिएगा लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, निम्न प्रतिरोध होता है। हाँ, निम्न प्रतिरोध होता है, उच्च नहीं होता है, निम्न प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। जो अमीटर होता है वो क्या है, डिवाइस एक प्रकार का यंत्र है। इसका प्रयोग जो है परिपथ में करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। और आपको पता है करंट का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है, और क्या होता है, कूलाम पर सेकंड होता है। मैं आपको पीछे का रिवाइज भी कराते चल रहा हूं, ठीक है। बस दोस्त एक ही इच्छा है कि आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा कर जाइए। आप लोग का ना आप लोग मेरे इस देश का ना मतलब बहुत सुनहरा भविष्य है। आप लोग ना, आप लोग के पास बहुत कैपेबिलिटी है। आप बहुत कुछ अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए जरूर करें, ठीक है। मैं एक ही बात जानता हूं कि जैसे अगर आपके पास क्षमता नहीं होता, आप नहीं कर पाते, तो भाई आपको अफसोस नहीं होता। क्षमता रहने के बाद अगर आप नहीं कर पाएंगे ना, तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग कर सकते हैं, आपके पास बहुत कैपेसिटी है। मैं एक ही बात जानता हूं, मुझे इतनी जानकारी है कि जो मेरे देश के जो लोग हैं सबके पास बहुत क्षमता है। आप लोग देश की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए, परिवार की प्रगति के लिए बहुत अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अमीटर एक डिवाइस मैंने बताया, और इसका काम है करंट को मेजर करना। अगर जैसे सर्किट में करंट जा रही है, सपोज आई करंट जा रही है, तो भाई कितना करंट जा रही है, क्या कितना 2 एम्पियर जा रही है, कि 6 एम्पियर जा रही है, कि 9 एम्पियर जा रही है, इसका पता लगाना होगा तो कौन लगाएगा, अमीटर लगाएगा। आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। वोल्टामीटर का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। और अमीटर के बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, मैं 1 बाय 1 डिवाइसेस की चर्चा कर रहा हूं। अमीटर के बाद अगर हम बात करेंगे तो किसका बात करेंगे, गैल्वेनोमीटर की थोड़ा बात कर लेते हैं। उसकी बात कर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं। गैल्वेनो थोड़ा ना मिस्टेक हो जा रहा है, और गैल्वेनो मीटर की बात कर लेते हैं। मेरे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों, मेरे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों, मेरे चैनल पे आपका आज भी हमेशा बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आप सब अच्छा कर रहे हैं, और खूब जम करके पढ़िए, ठीक है। आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप बेस्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम से तो भी आप बेस्ट करेंगे, ठीक है ना। बेस्ट करने के लिए मीडियम का कोई खास इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसी भी मीडियम से हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। हाँ। गैल्वेनोमीटर के बारे में एक बात समझिएगा, दैट इज अ डिवाइस
ये भी एक डिवाइस, एक यंत्र है। ये क्या करता है ना, सर्किट में परिपथ की बात अगर मैं करूं, परिपथ में या सर्किट में क्या करता है, ये परिपथ में, सर्किट में करंट की प्रेजेंसी को बताता है, प्रेजेंसी की बात करते हैं। इसका जो संबंध है, या तो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट, या प्रेजेंसी के बारे में बताता है, प्रेजेंसी के बारे में बताता है। प्रेजेंसी और डिटेक्ट का क्या मतलब यहां समझते हैं। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का यंत्र है जो परिपथ में, सर्किट में करंट, धारा के प्रेजेंसी के बारे में बताता है, धारा की उपस्थिति के बारे में बताता है, ठीक है ना, करंट डिटेक्ट करता है। थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई सर्किट है, मान लीजिए उसमें करंट आई जा रही है। अब आई जा रही है तो कितना जा रही है कौन बताएगा? अगर आई मान लीजिए 2 एम्पियर कोई बता रहा है, तो 2 एम्पियर बताने वाला कौन है? अमीटर है। कौन है? अमीटर है। इस करंट को लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस है। वो कितने वोल्ट का है? तो मान लीजिए 3 वोल्ट का है, कौन बताएगा? वोल्टामीटर बताएगा, वोल्टामीटर बताएगा। लेकिन सर्किट में करंट है कि नहीं है, सर्किट में करंट उपस्थित है कि नहीं है, सर्किट में कहीं भी करंट थोड़ा बहुत भी है कि नहीं है, उसकी प्रेजेंसी को, उसको डिटेक्ट करने का जो काम कौन करेगा? तो कोई और नहीं करेगा, दैट इज द गैल्वेनोमीटर करेगा। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, एक प्रकार का यंत्र है। इसका काम जो है वो सर्किट में करंट को, विद्युत धारा को की उपस्थिति को चेक करने के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे किसके बारे में? वोल्टामीटर के बारे में, गैल्वेनोमीटर के बारे में, अमीटर के बारे में, ये आप डिवाइसेस के बारे में समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग सिंबल की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं? थोड़ा सा हम लोग सिंबल की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सिंबल की चर्चा करना है तो पहले ये समझिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसा लिखूं तो कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो आप बोलिएगा यह रजिस्टर है। क्या है? रजिस्टर है। अगर मैं यहां लिख दूं 2 ओम, तो इसका मतलब क्या है? यह जो 2 ओम है ये आपका क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस याद रखिएगा, ये आपका क्या है? प्रतिरोध है। ये आपका क्या है? प्रतिरोध है। ये सिंबल क्या है? रजिस्टर का सिंबल है। ये 2 ओम क्या है? इस रजिस्टर का क्या है? प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं कि जैसे पूछूं, अगर ऐसा सर्किट में दिया हुआ है मान लीजिए, तो ये क्या है? तो जब भी डॉट लग जाएगा ना, इस डॉट के कारण एक बात समझ जाइएगा कि जो सर्किट है वो क्या है? क्लोज है। सर्किट क्लोज है मतलब धारा बहेगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो ये जो डॉट है ना, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है ना, ये इसका मतलब क्लोज हो गया। क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो सर्किट हमारा क्या है? क्लोज है। सर्किट क्या है हमारा? क्लोज है। अगर मैं कह दूं कि ये क्या है आपका, तो आप इसको कह दीजिएगा दैट इज नथिंग, रियो स्टेट का सिंबल है। इसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। किसका सिंबल है? रियो स्टेट का। इसी को क्या कहेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस कहेंगे। मतलब ऐसा रेजिस्टेंस, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब बदलता हुआ प्रतिरोध है ना, मतलब इसमें प्रतिरोध को बदला जा सकता है। ठीक है ना, रियो स्टेट में प्रतिरोध को बदला जा सकता है। और रियो स्टेट क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यह सिंबल आपको समझ में आ गया। एक क्लोज सिंबल है, एक क्लोज सर्किट है, इसका सिंबल है। ये आपका रजिस्टर का सिंबल है। और भी जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो ये आपका किसका सिंबल हो गया? बल्ब का सिंबल हो गया।
एक इसका सर्किट में अगर ऐसा लगा हुआ है तो क्या इसका किसका सिंबल हो गया, किसका सिंबल हो गया, ये आपका बल्ब का सिंबल हो गया। उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए ऐसा लगा, इसका क्या मतलब है, एक गैल्वेनोमीटर का सिंबल हो गया, एक इसका सिंबल हो गया, गैल्वेनोमीटर का सिंबल हो गया, ठीक है। अगर जैसे ऐसे लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए इधर प्लस है, इधर मान लीजिए माइनस है, इधर भी प्लस हो सकता है, इधर भी माइनस हो सकता है, ठीक है। तो एक इसका सिंबल हो गया, वोल्टामीटर का सिंबल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ए, ऐसे दिया हुआ है, बस में एक इसका सिंबल हो गया, अमीटर का सिंबल हो गया, एक इसका सिंबल हो गया, अमीटर का सिंबल हो गया। केवल ऐसे लाइन दिया है, इसका मतलब एक कनेक्टिंग वायर हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यह क्या हो गया, कनेक्टिंग वायर हो गया। अगर इसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि अगर एक लाइन दिया हुआ है तो पूछेगा ये क्या है, तो बोलेगा कनेक्टिंग वायर हो गया, ये सिंबल हो गया। अगर सर्किट में कनेक्टिंग वायर हो गया। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे रजिस्टर के बारे में, क्लोज सर्किट के बारे में, अमीटर के बारे में, वोल्टामीटर के बारे में, रियोस्टेट के बारे में जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और वोल्टामीटर के बारे में, बल्ब के बारे में। तो आप ये समझ गए होंगे कि हाँ भाई इनका सिंबल क्या होता है ना, सर्किट में आप कैसे मतलब इनको देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हाँ यही है, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको छोटा सा देना चाहता हूँ और आपको ज्यादा समझने में आसानी होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बना दिया ऐसा, ठीक है, और इसके यहाँ मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मान लीजिए ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ऐसे कर दिया। अब कोई पूछेगा ये क्या है, तो इससे पता चला कि जो हमारा सर्किट है वो क्या है, क्लोज है। कोई पूछेगा ये क्या है, तो ये बैटरी है जो इस सर्किट को क्या प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रिकल। बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराना, किसको, सर्किट को। ये भी क्या है, इस रजिस्टर के कैसे लगा हुआ है, पैरेलल लगा हुआ है। हमेशा कैसे लगेगा, ये वोल्टामीटर लगेगा और रजिस्टर के कैसे लगेगा, पैरेलल ही लगेगा, एक बात याद रखिएगा। अमीटर क्या है, इसका काम क्या है कि इस बैटरी के द्वारा कितना करंट जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये कौन बताएगा, अमीटर बताएगा। 4 एम्पियर दिया जा रहा है कि 6 एम्पियर दिया जा रहा है, ये बताएगा अमीटर। उसके बाद ये कितने वोल्ट का है, कौन बताएगा, वोल्टामीटर बताएगा, वोल्टामीटर बताएगा। तो आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे चीजों को, ठीक है। उसको और इसके आगे जो है थोड़ा चलेंगे। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि ये अभी आपका पार्ट फर्स्ट चल रहा है। अभी हमको आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आप घबराइएगा एकदम मत। अभी आपका थ्योरी चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, हर टॉपिक से आप रूबरू हो रहे हैं। हर टॉपिक्स के बारे में आप जान रहे हैं कि हाँ भाई क्या होता है, उसका मतलब भाई हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या है, इलेक्ट्रिक, आप हर चीजों को पहले समझ रहे हैं। पार्ट सेकंड क्या होगा, तो जब आपका पार्ट सेकंड होगा तो कुछ ऐसा होगा कि इसमें आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑन एवरी टॉपिक, हर टॉपिक पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्लस पी वाई क्यूज जो है इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड जो पी वाई क्यूज हैं, कम से कम 10-15 तो करा ही देंगे पी वाई क्यू। स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी मान लीजिए 10-15, 10 मान के चलिए, कम से कम टोटल मेरे को इस इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट सेकंड में कम से कम आपको 25 से 30 न्यूमेरिकल करा देना है। बस मेरा एक ही मोटो है कि आपको कुछ नहीं सोचना है। आप कैसे सोच, आप भाई आप रिलैक्स रहिए। आपको जो सोचना है वो केवल आप पढ़ाई के बारे में सोचिए। आप इन चीजों के बारे में सोचिए कि नहीं आपको कहाँ से पढ़ मतलब जैसे अरे यार कहाँ पीवाईक्यू मिलेगा या कहाँ कैसे हर टॉपिक थ्योरी डिस्कस होगा, मतलब है ना, आपको सब कुछ इसी में मिल जाएगा पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में। आपको कुछ नहीं सोचना है, आप बस रिलैक्स रहिए, ठीक है ना।
उसके बाद आगे हम देखते हैं थोड़ा सा किसी बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को जिसको बोलते हैं धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा, हाँ एक बात और आपसे कहना था कि प्रतिरोध जो है किस पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए जैसे आपको अगर याद करने में अगर दिक्कत होगा तो एक काम कर लेंगे। देखिए, याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और प्रतिरोध जो है मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल के प्रकृति, पदार्थ की पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। और रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे, ताप पे, प्रतिरोध जो है ताप पे भी निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है चालक कंडक्टर की लंबाई, लेंथ पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए इनको याद करने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, जैसे कि मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो हमारा प्रतिरोध है वो ताप पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध जो है, ठीक है, एंड आपका क्या है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और प्रतिरोध जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इतना पहले आप याद रखे रहिए। इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। पहले जब मैं रेजिस्टिविटी पढ़ाऊंगा आपको तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। प्रतिरोधकता जिसको हम बोलते हैं, है ना। धारा के ऊष्मीय प्रभाव की बात हम लोग करने वाले थे। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव का मतलब ये है, जैसे सपोज करिए कोई वायर है, तो इस वायर में करंट दौड़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बैटरी। अब मान लीजिए कोई बैटरी से कनेक्टेड है और इसमें करंट जा रहा है आई, और आई करंट जा रहा है, मान लीजिए समय लग रहा है कितना, टी। तो आप यह देखेंगे ना कि थोड़े समय बाद जो है इस करंट के कारण जानते हैं हीट प्रोड्यूस होगा। क्या? उष्मा का उत्पादन होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। इस हीट प्रोड्यूस के लिए जिम्मेदार कौन हुआ? करंट। और करंट आया कहां से? बैटरी ने दिया। ठीक है, तो बैटरी का अपना क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहां पर देखिए हमको क्या मिला? हीट प्रोड्यूस हुआ, मतलब एच प्रोड्यूस हुआ। कौन जिम्मेदार हुआ? करंट। कितने समय तक करंट बह रहा है? मान लीजिए टी समय तक करंट बह रहा है। और इस तार का जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो कितना है? आर है। और यह रेजिस्टेंस कैसा है? मान लेते हैं जैसे ये कितना है? हाई रेजिस्टेंस है। ऐसा वायर कौन सा है? हाई रेजिस्टेंस मतलब उच्च प्रतिरोध। इस तार का जो प्रतिरोध है कैसा है? उच्च है। और ऐसा प्रतिरोध वाला तार कौन सा है? मान लीजिए नाइक्रोम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नाइक्रोम ले लेते हैं। तो नाइक्रोम जो है ऐसा प्रतिरोध है, ऐसा प्रतिरोध वाला तार है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने ये समझा कि तार है, फिर से बोल रहा हूं, करंट जा रहा है, टी टाइम के लिए सपोज करिए जा रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है एच इस करंट के कारण। और इस तार का जो प्रतिरोध है हाई रेजिस्टेंस है, उच्च प्रतिरोध है। जैसे मान लीजिए ये तार का नाम जैसे मान लीजिए नाइक्रोम है सपोज करिए, हो गया आर। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई टी एच एंड आर, मतलब एच आर टी और आई में क्या संबंध है, ठीक है, तो आप एक बात कहिएगा कि इसका जो संबंध होता है वो होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही संबंध होता है। ठीक है, क्या होता है? संबंध होता है। किसका किसका संबंध होता है? मैं फिर से बोल दे रहा हूं, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपने क्या समझा कि भाई तार है, तार कैसा है? उच्च प्रतिरोध का है, हाई रेजिस्टेंस का है। ऐसा तार कौन सा होगा? नाइक्रोम होगा। उसके बाद क्या है? इसमें क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। इस करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? बैटरी कराता है। उसके बाद ये करंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हीट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये धारा उष्मा को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, करंट कर रहा है। तो ड्यू टू करंट ऐसा हो रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव।
और उसके बाद हमने क्या किया कि धारा हमने ले लिया I, टाइम ले लिया T, हीट ले लिया हम लोगों ने H, R ले लिया हम लोगों ने, प्रतिरोध ले लिया R। तो इनके बीच में अपना एक रिलेशन होगा, दैट इज H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहां से एक बात समझ में आ रहा है। अब आप कहेंगे इसका थोड़ा डेरिवेशन करा दीजिए, तो हम जरूर कराएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। आपके लिए मैं हमेशा तत्पर हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हमेशा कामना करता हूं, कामना करता रहूंगा। आप सब बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में, आप देखिएगा, आप कहेंगे कि हाँ अविनाश सर हमसे क्या कहे थे, ठीक है। H इक्वल टू I स्क्वायर RT में आप एक चीज देखिएगा, एक बात समझ में आ रहा है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। देखिए आगे R और H इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ना। मतलब जो हीट है वो डिपेंड करेगा किस पे, टाइम पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हो गया अगर टाइम बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। तो यहां से एक रिलेशन आपको निकल करके आ गया। अब यहां से एक बात और समझ में आ गया होगा कि हीट किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। क्योंकि पेपर में आता है कि हाँ जो उष्मा है, जो हीट है ड्यू टू करंट, जो हीट आ रहा है वो हीट किस पे डिपेंड करता है। तो आप बताएंगे धारा के, प्रतिरोध के और समय पे डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ चीजों को आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आगे इसके बाद मैं थोड़ा सा, आपके मन में क्वेश्चन आता हुआ सर इसको अभी आप डेरिवेशन कराए क्यों नहीं, करा दें? चलिए करा देते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है करा देते हैं। उसका जो डेरिवेशन है वो कुछ ऐसा है, जैसे हमको निकालना क्या है, H इक्वल टू I स्क्वायर R T, ठीक है। तो चला जाए, ये बताइए, आपको पता है ना इस करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बताइए V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू Q, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस दैट I इक्वल टू होता है Q बाई T, देन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T। तो यहाँ पर I इंटू T को रखिए Q की जगह पे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T और यहाँ V। क्वेश्चन नंबर को सेकेंड मान लीजिए। आपको ओम सला पता है, क्या होता है, V इक्वल टू I R। तो V की जगह क्या रखिए, I R रखिए। W इक्वल टू कितना हो गया, V I R इंटू I इंटू T। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R T, ठीक है। तो W बराबर आया, ये W क्या है, वर्क डन है। वर्क डन और चूंकि हीट क्या है, वन टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। और एनर्जी का वर्क डन से क्या रिलेशन होता है, एनर्जी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम W की जगह जो है H लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H, ठीक है ना। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R T, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। धारा का ऊष्मीय प्रभाव इसे कहा जाता है। आफ्टर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द, आपने क्या क्या डिस्कस कर लिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का उसमें प्रभाव, आपने डिवाइसेस की चर्चा कर ली, आपने सिंबल्स को समझ लिया, सर्किट को आपने समझा,
मतलब सर्किट को मैंने एक्सप्लेन तो किया है, भले मैं मतलब टॉपिक डाल करके मैं नहीं समझाया हूँ, लेकिन मैं बीच में उसको मैं बताया हूँ ना कि हाँ सर्किट में भाई आप सर्किट में क्या हो जाएगा कि जैसे उसमें सर्किट में आपको क्या क्या मिलेंगे, एमीटर मिल जाएगा, वोल्टामीटर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया आपका जैसे उसमें आपको की मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये सब मिल करके जो है एक एक लूप बनाते हैं, ठीक है ना। एक लूप बनाएंगे तो आप इसको क्या कह सकते हैं, एक सर्किट कह सकते हैं। सर्किट ओपन भी होती है, क्लोज भी होती है। ओपन के लिए क्या सिंबल होगा, क्लोज के लिए क्या सिंबल होगा, वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। एक कंडक्टिंग पाथ बनाएगा, मतलब ये सब चीजों का यूज करके वो एक कंडक्टिंग पाथ बनाएगा, ठीक है। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। अब इसके डेरिवेशन के बाद अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, इसको विद्युत शक्ति कहा जाता है, विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो ये होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति जो है, इसका अगर हम इसको हम ऐसे समझे, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, द रेट एट विच, द रेट at which electrical energy is consumed, the rate at which electrical energy is consumed, तो इसी को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को, पावर को P से दिखाया जाता है, इसका ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, विद्युत ऊर्जा खपत की दर को ऐसे कह सकते हैं, कंज्यूम्ड मतलब विद्युत ऊर्जा खपत की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हिंदी में मान लीजिए इसको करने में अगर थोड़ा सा कहीं दिक्कत होगा तो उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि थोड़ा हैबिट हो गया है इंग्लिश मीडियम को ही पढ़ाने का, तो थोड़ा सा मैं आपके लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्यादा मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझसे जितना बन रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो ये आपका हो गया डेफिनेशन हो गया फॉर इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम में आप इसको कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा खपत की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा W बाई टी, हो जाएगा क्या हो जाएगा, W बाई टी हो जाएगा, ठीक है। P इक्वल टू W बाई टी हो जाएगा। देखिए P इक्वल टू W बाई टी जो हो जाएगा, P इक्वल टू W बाई टी हो जाएगा। तो W क्या है, वर्क डन, कार्य, T समय, अब P क्या है, पावर, शक्ति, विद्युत शक्ति। तो यहां पर जो इसका यूनिट आएगा वो देखिए, पावर का यूनिट याद रखिएगा, वाट होता है, और W का क्या होता है, जूल, और T का क्या होता है, पर सेकेंड। तो या तो हो जाएगा वाट हो जाएगा या जूल पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, P इक्वल टू W बाई टी, जूल पर सेकेंड, वाट या जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। तो एक इसका यूनिट होता है P का, P मतलब इट इज अ पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या। अब एक क्वेश्चन आता है, ये बताइए जो जैसे बात करता हूं मैं, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर
पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत शक्ति में, धारा में और विभवांतर में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो संबंध होता है वो होता है दैट इज P इक्वल टू V इंटू आई। आप लिख लीजिए, विद्युत शक्ति, विभवांतर, धारा, इलेक्ट्रिक पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? P इक्वल टू नथिंग दैट इज V इंटू आई, द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके आगे आप एक बात समझिएगा कि जैसे मैं अगर बात करूं कि भाई ये आता कहां से है, you know very well according to the definition of the electric power that is the P equal to W by T। ओके, तो P equal to W by T। तो मुझे बात बताइएगा ये जो W क्या है? वर्क डन है। एनर्जी का रिलेशन किससे होता है? एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू W by T है, तो इसको हम कहने कहीं क्या लिख सकते हैं? E by T लिख सकते हैं। अच्छा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी एक सेकेंड, E है तो E क्या है? आपका एनर्जी है। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा W ही रहने देते हैं। ओके, तो W क्या है आपका? यहां से देखिए, V इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q। W इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इंटू क्यू अपान T। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इंटू क्यू कितना है? IT अपान T, T कैंसल आउट, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? V इंटू I हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक पावर एंड द इलेक्ट्रिक करंट। आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन हो गया। अब उसके बाद अगर कोई पूछे आपसे कि P इक्वल टू VI हो गया, और भी कुछ होता है क्या? तो बोलेंगे हाँ। क्या? P इक्वल टू, देखिए V क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं? V की जगह IR, तो इंटू आई क्या मिल जाएगा? I स्क्वायर R। ठीक है, अगर मैं बात करूं P इक्वल टू, I को रहने दीजिए, सॉरी आप V को रहने दीजिए। I की जगह क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू अगर IR होता है तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाई R हो जाएगा, तो हो जाएगा V अपान R, तो P इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपान R हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक चीज देख रहे होंगे कि हमको P का कितना वैल्यू मिल गया? 1 2 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं फाइनली दैट इज P इक्वल टू VI भी होता है, I स्क्वायर R भी होता है, और V स्क्वायर अपान R भी होता है। आशा करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT भी हो गया, ये हो गया। अब जितने फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद मैं इस पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो आपको इस समझ में आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। और ठीक है, आशा करता हूं सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब ये क्लास जो है ओवर हुआ, और आशा करता हूं कि मैंने सारे टॉपिक्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। और एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको चीजों को फटाफट रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है, फिर से बोलते हैं, मैंने क्या कहा था आपसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। उसका संबंध किससे है? स्टैटिक चार्ज से है, और मोशन ऑफ चार्ज से है, मतलब स्थिर आवेश से है, और गतिमान आवेश से है। ओके, उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि इसका जो संबंध है वो स्थिर आवेश से हो गया, गतिमान आवेश से हो गया। इसके लिए अगर बेस्ट एग्जांपल आप लेना चाहें तो मैंने क्या कहा था? हेयर और कॉम्ब, कंघी था, हमने बाल में रब किया, रगड़ा, और जब तक नहीं रगड़ा तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन जब हमने रगड़ दिया तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गया कि छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। तो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने आपसे कहा था विद्युत एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी एक क्या है? ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मतलब बृहद अवधारणा है। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ये अपने आप में एक क्या है? फिजिक्स का एक ब्रांच है।
जिसके अंतर्गत हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं, मतलब करंट पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है ना। हम लोग मैक्सिमम चीजें एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड काफी चीजें पढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ आप इलेक्ट्रिसिटी को समझ गए होंगे। हमारा क्या क्लियर हो गया अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्लियर हो गया। अब बात करते थे किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे कोई पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे अगर मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट का जो विद्युत विभव है 3 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ था कि इकाई धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाने में जो मैंने वर्क डन किया वो कितना किया, 3 जूल किया। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर मैं विभवांतर, इसमें मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया था और एक इनफाइनाइट, किसके लिए, विद्युत विभव के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। जब विभवांतर की बात किया, पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया, तो मैंने 2 पर्टिकुलर पॉइंट लिया। मैंने इकाई धनावेश को उठा करके यहाँ से, अगर मैं अगर इकाई धनावेश को अगर आप यहाँ से यहाँ लेकर के जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वर्क डन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसका नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, तो ये जो भी ए बी हो गया, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, विभवांतर हो गया बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी हो गया। तो इसका जो फार्मूला आया था क्या था, डब्ल्यू बाई क्यू हो गया, भी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। उसके बाद हमने कहा था विद्युत विभव और विभवांतर का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वोल्ट होता है, और वोल्ट कहाँ से लिया गया है, वोल्टेज से लिया गया है। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इज नथिंग, दैट इज द आई इक्वल टू क्या हो गया आपका, क्यू बाई टी हो गया। आप आशा करता हूं आप नोट्स भी बना लिए होंगे। मैं जिस हिसाब से समझा रहा हूं तो मुझे आशा है कि आप उसी में नोट्स आप बनाते चले होंगे, ठीक है। आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। अब आई का मात्रक बात हुआ था तो एम्पियर था, और यहां से एक मात्रक निकल गया था कूलाम पर सेकंड निकल गया था। उसके बाद मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है। इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हमको पढ़ना है। कभी कभी कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को ही एक समझ बैठते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक करंट जो है यह मोशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है, और इसका जो ये जो है नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात किए थे विद्युत विभव विभवांतर और इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो है, तो हम लोगों ने बात किया था श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध का। तो उसमें हमने बताया था कि जो इक्विवेलेंट हमारा आएगा, हमारा रजिस्टर कुछ ऐसे ऐसे होगा। तो इक्विवेलेंट आएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की तो जो परिणामिक प्रतिरोध था, इक्विवेलेंट था, वो Req इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने जो बात किया था कुछ डिवाइसेस की बात की थी, जिसमें मैंने कहा था कि जो वोल्टामीटर है, ये एक डिवाइस है जिसका काम है वोल्टेज को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना कि हाँ कितने वोल्ट का है। फिर मैंने कहा था एमीटर के बारे में कि यह मेजर करना कि सर्किट में कितना करंट बह रहा है, कि कौन करता है, एमीटर करता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर सर्किट में अगर करंट की प्रेजेंसी को चेक करना है कि मतलब करंट है कि नहीं, है कौन पता करता है, गैल्वेनोमीटर करता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था किसके बारे में, कुछ सिंबल्स के बारे में। मैंने कहा था कि ये क्या है, रजिस्टर है, 2 ओम लग गया, ये क्या हो गया आपका, प्रतिरोध हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, रेजिस्टेंस हो गया इस रजिस्टर का। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ऐसे दिया है तो सर्किट क्लोज है। उसके बाद अगर मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए जैसे ये सिंबल है तो वोल्टामीटर है, अगर इस सिंबल है तो गैल्वेनोमीटर है, अगर इस सिंबल है तो अमीटर है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए सपोज करिए रजिस्टर है और अगर ऐसे लगा हुआ है तो ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रियोस्टेट का काम क्या होता है उसको समझ लीजिएगा। रियोस्टेट देखिए क्या करता है कि आप परिपथ में सर्किट में बिना पोटेंशियल डिफरेंस को बैटरी को हटाए आप अपने हिसाब से परिपथ में करंट पा सकते हैं। उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, रियोस्टेट का यूज करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो रियोस्टेट होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब आप सर्किट में से
बैटरी को बिना हटाए जो है, बिना चेंज किए आप अपने करंट को बढ़ा घटा सकते हैं ड्यू टू द हेल्प विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, ओम्स लॉ भी समझाया था। तो ओम्स लॉ मैंने आपसे क्या कहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और V इक्वल टू क्या हो जाता है, IR हो जाता है, और R इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपन I हो जाता है। जिस रेशियो में V बढ़ता है उसी रेशियो में I बढ़ता है, तो R हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और R क्या है, हमारा रेजिस्टेंस प्रतिरोध है जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि जो वोल्टामीटर होता है वह उच्च प्रतिरोध का होता है, और जो अमीटर होता है वो आपका लो रेजिस्टेंस का होता है। एक बात और जान जाइएगा, मैं बताना थोड़ा सा भूल गया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि V और I ये वैलिड है, तो हाँ वैलिड है, मतलब एप्लीकेबल है या वैलिड है, या किसके लिए है, ओमिक मटेरियल के लिए। ओमिक मटेरियल बात हुई थी जैसे मीटर वायर। अब V और I जो है वैलिड नहीं है, या इनका एक लिमिटेशन है ओम्स लॉ का, वो क्या है, वो है डायोड के लिए है, ट्रांजिस्टर के लिए है, फॉर नॉन ओमिक मटेरियल के लिए है। कोई पूछेगा V और I का ग्राफ कैसा होगा, तो आप बता दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए A है V है और A है I है, इनका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ओमिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए स्ट्रेट लाइन जो है फॉर ओमिक मटेरियल के लिए होगा, नॉन ओमिक मटेरियल के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना, और ये ओमिक मटेरियल के लिए है, ठीक है ना। अगर नॉन ओमिक मटेरियल के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका ग्राफ भी आप समझ लिए, ओम्स लॉ को भी आपने समझ लिया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वायर है उसमें अगर करंट जा रही है और वो वायर जो है उच्च प्रतिरोध का है, जैसे नाइक्रोम है, तो उसमें से अगर करंट जा रही है तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो H में, और इसके प्रतिरोध R में, और इसके करंट I में, और T समय के लिए T में रिलेशन होता है, दैट इज H इक्वल टू नथिंग, दैट इज I स्क्वायर RT। ये बात हुआ था हमारा आपका। उसके बाद जो है मैंने इलेक्ट्रिक पावर बताया था। इलेक्ट्रिक पावर में मैंने आपसे कहा था विद्युत शक्ति, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, और दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज P इक्वल टू W बाई T। विद्युत शक्ति बराबर कार्य अपन समय। तो W क्या है आपका, जूल हो गया, T क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो P का हमको यूनिट मिला जूल पर सेकंड मिला, और एक मिला था वाट मिला था। कोई पूछेगा 1 HP इक्वल टू कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा 1 HP मतलब हो गया हॉर्स पावर, अश्व शक्ति कितना होता है, 746 वाट होता है, 746 वाट, 746 वाट होता है, ठीक है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने और क्या डिस्कस किया है, आशा करता हूं अब कुछ, एक रेजिस्टिविटी जो है ना, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को भी हम जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी में मैं आपको जैसे समझा चुका हूं, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूं कि रेजिस्टिविटी को थोड़ा समझिएगा। जैसे रेजिस्टिविटी, अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी का, इसका बात करूं रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी को कुछ आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रतिरोधकता जो है, रेजिस्टिविटी जो है, इसके बारे में आप ऐसा समझ लीजिए ना कि जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, मैंने आपको बताया, और ठीक है ना। तो इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इक्वल टू क्या होता है आपको बताइए, R अपॉन L हो गया, मतलब रो की डिपेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R A एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L। मैं आपको एक चीज समझा चुका हूं, ठीक है ना, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं। तो आपको इसके बारे में पता है, रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है ना, कि रिप्रेजेंटेड बाय रो हो गया, इनका रिलेशन क्या हो गया, रेजिस्टेंस से और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से और लेंथ से कितना हो गया आपका, रो इक्वल टू R अपॉन L हो गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि रो का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, तो रो मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज नथिंग दैट इज रेजिस्टेंस, लेकिन उस कंडक्टर का जो लेंथ होना चाहिए दैट इज L इक्वल टू 1 मीटर एंड हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज नथिंग दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आशा करता हूं रेजिस्टिविटी को मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ये आपका मैं रिवीजन भी करा दिया। अब ये जो चैप्टर है आपका कॉन्सेप्ट की दृष्टि से, थ्योरी की दृष्टि से पूरा कंप्लीट हो गया। ये पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट सेकंड में हर टॉपिक से रिलेटेड मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन एज वेल एज PYQs मैं सब दूंगा। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, दैट इज अ कंप्लीट चैप्टर फॉर बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, ठीक है। नमस्ते।